हेलो स्टूडेंट्स। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा आज एक नए सब्जेक्ट के साथ एक नया सब्जेक्ट है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो मैं आज फर्स्ट टाइम क्लास लेने जा रहा हूँ। पिछली कक्षा में मैंने इसका मैंने आपको मोटा मोटा प्रारूप समझाया था और इसके जो विषय सूची है उसके बारे में अवगत कराया था कि ये टोटल 12 मॉड्यूल में है, जिसमें भाग 1 है और भाग 2 है। टोटल ये 12 मॉड्यूल में कंप्लीट किया जाएगा। तो आज जो है इस सब्जेक्ट का हम पहला क्लास लेंगे और पहली क्लास में इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है। अब जैसा कि मैंने पिछली बार आप लोग को बता दिया था इसके विषय सूची के बारे में, तो जो आज का पहला मॉड्यूल 1 है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें मॉड्यूल 1 में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। रोजगार कौशल का महत्व और ऑनलाइन रोजगार कौशल सीखने के बारे में और भविष्य में कामकाज की दुनिया के बारे में सीखेंगे। तो इसमें हम रोजगार के महत्व के बारे में, रोजगार कौशल के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। ऑनलाइन रोजगार कौशल कैसे सीखा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे और फ्यूचर स्कोप, मतलब कि जो हम काम सीख रहे हैं उसका भविष्य में उपयोग क्या है। तो इस तीन चीजों को हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मॉड्यूल 1 में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका एक वाक्य था। उन्होंने बोला था कि यदि चार बातों का ध्यान रखा जाए तो जैसे कि एक बड़ा लक्ष्य रखना, ज्ञान प्राप्त करना तथा कड़ी मेहनत करना और दृढ़ निश्चय, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये कोट इसलिए आप लोग को बताया जा रहा है कि अगर ये चारों चीजें आप फॉलो करते हैं, इसको आप इन चारों बातों का ध्यान रखेंगे अध्ययन के दौरान, तो आप जो भी कार्य सीखेंगे उसमें आपको एक्सेलेंस, मतलब आप उसको बेहतर तरीके से उसमें गुणवत्ता हासिल करेंगे। तो उस काम को अगर सीख रहे हैं, स्किल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को इतना ऐसा सीख जाना, जो कार्य जब हम उसे दोबारा करें तो उसको इतनी बेहतर तरीके से करें कि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो स्टार्टिंग करने से पहले इसीलिए उनके इस विचार को आपके समक्ष रखा गया है। नए कौशल सीखने के बारे में क्या क्या विचारधाराएं दी गई हैं। नए कॉन्सेप्ट के बारे में जाने, जैसे कि समाज धीरे धीरे बदलता जा रहा है, पुरानी विधियां खत्म होती जा रही, नई विधियां आती जा रही हैं। पहले आदमी कागज पत्तर पे काम करता था, आज की डेट में कंप्यूटर पे सारे काम होते हैं। तो समय बदलता है तो हमें भी अपने आप को अपडेट करना होता है। तो हमें कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। 21वीं सदी में आवश्यक कौशलों का विकास करें। पहले क्या होता था कि आपकी जो मशीनें थी वो मैनुअल मशीनें थी, आज की डेट में सीएनसी मशीनें काम करती हैं। तो आप अगर अपडेट नहीं होंगे तो मैनुअल मशीनों की जानकारी रखेंगे तो सीएनसी मशीनों से अपडेट नहीं हो पाएंगे। तो इसी तरह 21वीं सदी में जो भी कौशल है, जो भी नई चीजें हैं, उसके बारे में हमें जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है। कैरियर पर केंद्रित सोच विकसित करें। कैरियर पर केंद्रित सोच कैसे विकसित कर सकते हैं? अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, आईटीआई करने के बाद आपको किसी प्लांट में जाके एज ए ऑपरेटर काम करना है, मशीनें चलानी है या फिर खुद का रोजगार पैदा करना है, तो उसी के अनुसार अपने कैरियर का आपको चुनाव करना चाहिए। अपनी समझ पर चिंतन करें। अपने अनुभव कैसे, समझ पे चिंतन कैसे किया जा सकता है? देखिए इसका एक सबसे सीधा उदाहरण है कि एक डायरी बनानी चाहिए आपको। एक डायरी बना लीजिए। अब डायरी में ही अपने अनुभवों को, जो भी आप अनुभव करते हैं उसके बारे में नोट कीजिए। अपनी गतिविधि, जो भी कार्यक्रम, जो भी कार्य आप करते हैं उसको लिखिए उस पे। और अपना एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें पॉजिटिव लोग हों, सकारात्मक विचारधारा वाले लोग हों, उनसे अपने बातचीत कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके ज्ञान का जो स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज को जानने या समझने में, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बनते जाएंगे। तो जैसे जैसी संगति होती है वैसा इंसान बन जाता है।
और तीसरा है अपनी सीख साझा करें। जो भी चीज आप सीखते हैं, जो भी चीज आप अर्न कर रहे हैं, तो उसको शेयर करने की कोशिश करें, उसको शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, आप ही तक रहेगा, तो आपका भी ज्ञान वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमेशा जो भी चीज आप सीखते हैं उसको अपने अपने साथ वालों से, जिनको भी जरूरत है, उनको आप जरूर सिखाते रहिए। तो ये तीन चीजों का बातों का ध्यान आपको हमेशा इस पूरे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चैप्टर में देना है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इसको बेहतर तरह से सीखने और समझने के लिए नीचे इस प्रकाशन द्वारा, निमि द्वारा 4 सुझाव भी दिए गए हैं आपको। जैसे कि हर पाठ में आपके सोचने और लिखने के लिए स्थान दिया गया है। सरल अंग्रेजी या जिस भी भाषा में आप सहज हो उसका प्रयोग करते हुए अपने विचारधारा को लिखिए, पहला पॉइंट दिया है। दूसरा, इस पाठ में रंगीन चित्र के उदाहरण हैं। यह पाठ को रुचिकर बनाने के लिए है और इससे आपके विभिन्न विषयों को बेहतर ढंग से समझ मिलेगी। इसमें देखिए, कोई भी जो भी एग्जाम्पल दिए होंगे, जो भी ग्राफिक्स दिया होगा, वो कलर प्रिंटिंग में दिया हुआ है, जिससे आपको थोड़ा रुचिकर भी लगे और उसको समझने में आसानी भी हो सके। हर पाठ में सहपाठियों के साथ सीखने और स्वयं सीखने के लिए कई गतिविधियां हैं। ये जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ये एक ऐसा विषय है ना, इसको पढ़कर कम, वाद विवाद या आपस में बातचीत करके, ग्रुप स्टडी करके ज्यादा सीखा जा सकता है। ये सब ऐसी चीजें होती हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट बातचीत करके ज्यादा सॉल्व होते हैं। तो ऐसे चैप्टर, किसी एक चैप्टर को उठाइए, 3-4 लोग आपस में ग्रुप में हैं, उसके बारे में डिस्कशन कीजिए। तो डिस्कशन करने से चीजें और ज्यादा क्लियर होती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। हर पाठ की संरचना एक समान है, जिसका नमूना देखें। अब जैसे कि इसमें देखिए, हर पाठ का क्या है, सैंपल एक ही तरीके का है। मतलब जो पाठ आपका शुरू होगा, ये देखिए, नेम ऑफ लेसन, लेसन का नाम लिखा होगा, क्या क्या आप पढ़ना चाहते हैं उस लेसन में, उसके बारे में लिखा होगा। थिंकिंग बॉक्स, हेल्प यू टू रिफ्लेक्ट रिकॉल व्हाट यू ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक। इसमें ये लिखना ये है कि आप इस टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी क्या होता है, किसी को पहले से होती है, पहले से आप कितना जानते हैं। लेट्स लर्न अबाउट, क्या आप सीखना चाहते हैं, इसमें क्या सीखना चाहते हैं, इसमें होता है क्या जानते हैं। लेट्स लर्न, अब यहां पर आप सीखना प्रारंभ करते हैं। एक्टिविटी टाइम, पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या क्या समय लगा उसके बारे में आपको नोट करना है, यहाँ पे टाइम। अब इसके बाद व्हाट आई एम लर्न टूडे, आप आज आपने क्या क्या सीखा उसको यहाँ पर नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे और उसके आगे टिक लगाते जाएंगे। जो जो चीजें आपने कर ली है उसके आगे टिक लगाते जाएंगे। तो इस वर्क बुक के माध्यम से आप ऑफलाइन मोड में और डिजिटल लेसन के माध्यम से आप ऑनलाइन मोड में भी सीख सकते हैं। ये क्या, आपको एक नोट्स भी बन जाएगी और उससे आप ऑफलाइन अगर पढ़ना भी चाहें तो भी उस माध्यम से पढ़ सकते हैं। आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की कौशल की आवश्यकता क्यों है, इसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब यही लिखा हुआ है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ना है और इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में भी आपको समझाया गया है। किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए, किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने की योग्यता को ही हम क्या कहते हैं, कौशल कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि ये आदमी स्किल्ड आदमी है, बढ़िया ड्राइवर है, मतलब वो गाड़ी चलाने में स्किल्ड है, मतलब उसने योग्यता हासिल कर रखी है, वो अच्छे तरीके से गाड़ी चला सकता है। ये स्किल्ड टीचर है, मतलब वो अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। तो टीचर कोई भी हो सकता है, लेकिन स्किल्ड टीचर सभी लोग नहीं होते, स्किल्ड ड्राइवर सभी लोग नहीं होते, स्किल्ड ऑपरेटर सभी लोग नहीं होते। जो उसमें महारत हासिल करते हैं, योग्यता हासिल करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं स्किल्ड। अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, आप किसी भी कार्य में कुशल बन सकते हैं। किसी भी कार्य को में अगर आपको स्किल चाहिए, कुशलता चाहिए, तो आपको रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा, मतलब पर डे आपको उसी काम का अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि करत करत अभ्यास थे, जड़मति होत सुजान,
और रसरी आवत जात थे सिरपत परत निशान, मतलब एक रस्सी भी लोहे पर निशान बना सकती है जो उसकी पुली होती है। तो अगर आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आप किसी भी काम में महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये काम इम्पॉसिबल है तो उस काम को भी अगर आप शुरू कर दें तो भी काम एक न एक दिन आपसे वो भी काम हो जाएगा। अब किसी भी चीज को हासिल करने के लिए ना ये 4 स्टेप्स दिए गए हैं, कोई भी चीज अगर आपको प्राप्त करनी है। सबसे पहला है इसमें डिसाइड व्हाट स्किल यू विश टू लर्न, मतलब इसका अर्थ ये है कि आप पहले डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा कौशल सीखना चाहते हैं। आप कौन सा कौशल सीखना चाहते हैं, कौन सा कौशल सीखना चाहते हैं। फिर दूसरा नंबर आता है, जैसे कौशल कई प्रकार के होते हैं ना, आप वेल्डर बनना चाहते हैं, मशीनिस्ट बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, या कुछ भी जो भी कार्य आप सीखना चाहते हैं, सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। अच्छे कारपेंटर बनना चाहते हैं या अच्छे पेंटर बनना चाहते हैं, तो पहले कोई एक कार्य चुनेंगे आप। फिर दूसरा, अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे आप। आपको लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे ये कब तक बन जाना है, मतलब जो आप कौशल सीखना चाहते हैं वो कब तक सीखना चाहते हैं, तो उसका एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे कब तक ये हासिल कर लेना है। क्योंकि बिना लक्ष्य के अगर आप कोई कार्य करेंगे ना तो कार्य पूरा नहीं होता है, या उस कार्य का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। तो समय से अगर कोई कार्य पूरा करना है तो उसका लक्ष्य निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक है। फिर तीसरा क्या है, सर्च वे दैट कैन हेल्प यू इन लर्निंग द स्किल। आपको रास्ते देखने हैं, आपको रास्ते खोजने हैं कि किस किस तरीके से आप वो चीज सीख सकते हैं। सर्च वे मतलब आपको वो सारे रास्ते खोजने पड़ेंगे। रास्ते खोजना सीखने के सीखने के लिए रास्ते खोजना। अब सीखने का रास्ता कुछ भी हो सकता है, ग्रुप स्टडी हो सकता है, या किसी के पास जाकर हो सकता है, किसी फैक्ट्री में जाके अप्रेंटिसशिप करके सीख सकते हैं। तरीके कई हैं। अगर आपको सीखना है या तो खुद जाके आईटीआई कर सकते हैं आप। तो सीखने के कई ऑप्शन है, आपको खुद खोजना है कि अगर मुझे वो स्किल सीखनी है। मान लीजिए आपको कारपेंटर बनना है, तो आप पहले आप जब खुद जाके किसी कारपेंटर जो कारीगर होगा उसके अंडर में जाके काम करना होगा, उसे सीखना होगा, तब आप जाके धीरे धीरे सीख पाएंगे। अगर आपको इलेक्ट्रीशियन बनना है तो आप जाके आईटीआई कर सकते हैं, फिटर बनना है तो जाके आईटीआई करनी पड़ेगी। तो जब 2 साल की आईटीआई पूरी करेंगे तब जाकर आप उस योग्य बन पाएंगे कि आपको कहा जाएगा कि हाँ अब आप फिटर हैं या आप इलेक्ट्रीशियन हैं। फिर चौथा नंबर है प्रैक्टिस रेगुलरली। जो भी कार्य में आपको कौशल हासिल करना है उसकी लगातार अभ्यास आवश्यक है। उस काम का आपको लगातार अभ्यास करना है। फिटर बनना है तो फाइल चलाना आना चाहिए। फाइल चलाना नहीं आता तो आप किसी काम के फिटर नहीं हो सकते। इलेक्ट्रीशियन में आपको इलेक्ट्रिक सर्किट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो नहीं जानते तो आप इलेक्ट्रीशियन कहलाने के लायक नहीं हो सकते। तो ये काम कैसे सीखेंगे, ये तब आप सीखेंगे जब आपने वास्तव में जॉब बनाया हो, फाइलें रगड़ी हो, हेक्सा चलाया हो, तब जाकर आप अच्छे एक रेगुलर स्किल्ड फिटर बन सकते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आवश्यक है। और आगे है कि अगर मान लीजिए आपको कोई कौशल प्राप्त हो जाता है, कोई कौशल प्राप्त हो जाता है, अब कौशल प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, नौकरी पाना या अपनी आजीविका चलाना। तो आज की तारीख में क्या है कि अगर आप कहीं भी कार्य करने जाते हैं या खुद का भी काम करते हैं तो आपको ये कुछ चीजें आनी बहुत आवश्यक है। जैसे कि टीम के साथ संवाद करना, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन जो स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। काम करने की क्षमता मतलब आप स्किल्ड होने चाहिए। और तीसरा सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल जैसे कि सॉफ्ट स्किल मतलब आपके बातचीत का लहजा, आपके बोलचाल का तरीका, अपने सीनियर से कैसे बात करनी है, अपने जूनियर से कैसे बात करनी है, इस बात की जानकारी। और अगला है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर के बारे में आपको अच्छी जानकारी है या नहीं, आप एमएस वर्ड, पावर पॉइंट जैसी चीजों में काम कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप आज की डेट में
कंप्यूटर से अपडेटेड हैं, स्किल्ड हैं, आपके पास सॉफ्ट स्किल भी है और कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, तो आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हर कंपनी को, हर संस्थान को यही चाहिए होता है एक एम्प्लॉय में, कि वो अच्छा बोल सके, अच्छा कार्य कर सके और उसको टेक्नोलॉजी की सही जानकारी हो। ये गुण जिनके अंदर होते हैं उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप भी यही कोशिश कीजिए कि इन चीजों को अपने अंदर विकसित कीजिए। और अगली सबसे महत्वपूर्ण बात वो है, जैसे कि आप किसी भी कंपनी में कार्य करते हैं, तो आज की डेट में क्या होता है कि जब से कोरोना काल आपका गुजरा हुआ है तो चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। अब आप पहले क्या होता था, आप ड्यूटी करते थे, आपकी सैलरी आती थी, आप अपना काम कर लेते थे, लेकिन अब वैसी बात नहीं रही है। अब नौकरियां काफी खतरे में भी हैं। आपने देखी होगी कई कंपनियों में छटनी बहुत तेजी से चल रही है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब संसाधन क्या है, कम हो चुके हैं और लोग बहुत ज्यादा हैं। संसाधन क्या है, कम है। संसाधन कम है और लोगों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो जब भी संसाधन कम होता है, लोग ज्यादा होते हैं, तो कंपटीशन क्या है, बढ़ जाता है। तो कंपटीशन जब बढ़ता है तो फिर केवल काम नहीं मायने रखता, फिर काम के साथ साथ आपको और क्या क्या चीजें आती हैं, आपके अंदर एक्स्ट्रा एबिलिटी क्या है, वो चीजें मायने रखती हैं। आप कंपनी के लिए किस तरीके से फायदेमंद साबित होते हैं, ये साबित करना पड़ता है। अगर आप ये साबित नहीं कर सकते तो जब भी नौकरी निकालने की बात आएगी तो सबसे पहले आपका नंबर आएगा। इसीलिए कंपनी को ये साबित करके दिखाना भी आवश्यक होता है कि हाँ, हम कंपनी के लिए बेनिफिशियल हैं, हम उसके लिए लाभप्रद हैं, मेरे कार्य करने की वजह से कंपनी को ये लाभ हो रहे हैं। तो ये सब चीजें कैसे आप अपने कंपनी को जाहिर कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास अच्छा संवाद कौशल होना चाहिए। आप एक अच्छे लिसनर, सुनने की क्षमता आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए। सुनने की क्षमता मतलब आप जो चीज सुन रहे हैं उसको समझ भी रहे हैं और उसके दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सहकर्मियों का सम्मान करें और उनके साथ मिलजुल कर काम करें। कभी इस घमंड में ना रहें कि मुझे ये काम आता और ये काम मैं खुद अकेले करके कर दूं। नहीं, हमेशा कोई भी कार्य, अगर आप किसी संस्थान में कार्य कर रहे हैं तो हमेशा टीम वर्क के साथ काम करें। कभी भी अकेले काम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। जिम्मेदारी लें और नेतृत्व कौशल दिखाएं। कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी, जैसे कोई भी कार्य अगर अच्छा होता है या बुरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेना सीखें। जिम्मेदारी लेने से आदमी महान बनता है, या उसका बड़प्पन का रवैया है वो निकलकर सामने आता है। और नेतृत्व कौशल हमेशा आप लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि किसी चीज को, काम को अगर हमें करना है तो आगे आकर उस काम को हम कर सके। समस्याओं को हल करने के लिए अपने समझ का उपयोग करें। कोई भी समस्या है तो उसको वहीं ना छोड़ दें, उसको अपने एंड से भी सोचें कि मैं अगर होता तो इस चीज को कैसे सॉल्व करता है। कंपनी सॉल्व करेगी उस समस्या को, लेकिन आप अगर होते उस जगह पर तो उस समस्या को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो अपने तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। और नए कौशल सीखते रहें, कभी पुराने मत बनिए, नई नई चीजें सीखते रहिए। नई नई चीजें सीखने से ही हमेशा आदमी अपडेट रहता है और उसकी जो ज्ञान में वृद्धि हमेशा होती रहती है। तो यहां तक हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है। अब हम अपना जो पहला मॉड्यूल है, पहला चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे, रोजगार कौशल का महत्व, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसको बोलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार कौशल का महत्व। इसके अंतर्गत हम लोग 3 चीजें सीखेंगे। पहला है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, जो रोजगार कौशल है वो क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का महत्व, जिसकी जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा है आपका विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, मतलब हमें लगातार आगे कैसे बढ़ते रहना है। और सेल्फ लर्नर, मतलब किसी को आप खुद से कितना सीखते हैं वो कैसे बने। सेल्फ लर्नर बहुत ही डिफरेंट चीज होती है। बहुत सारे लोग दूसरों पे हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल एक सोचते हैं जब टीचर आएगा तभी हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं बिना टीचर के वो सेल्फ स्टडी भी करते हैं, गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, अलग अलग चीजें को खोजते हैं। जैसे
अगर आपके अंदर सेल्फ लर्नर कोई पर्सन है, आईटीआई कर रहा है, तो वो सैनिक आईटीआई पर जाएगा, वहां के बड़े यूट्यूब चैनल को देखेगा, अपने ज्ञान की वृद्धि करेगा। ये कोशिश नहीं करेगा मैं क्लास जाऊंगा तो टीचर पढ़ाएंगे तो तभी मैं सीखूंगा। नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। आगे बढ़ना है तो हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। अब जैसा कि ऊपर वाले फॉर्मेट में आपको एक दिखाया गया था, कि फॉर्मेट में बताया गया था कि पहले क्या करना है हमें, सोचें, समझें और करके देखें। पहले देखिए आपको कि इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, वो लोग जो कार्य करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, उनमें ये सारे जो गुण लिखे गए हैं, कौन कौन से गुण उनके अंदर पाए जाते हैं और वो लोग कितने सक्सेसफुल हैं, क्या वो गुण उनको काम में आगे लेकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा टाइपिंग का कौशल, उदाहरण जैसे कि 60 शब्द प्रति मिनट जो टाइप कर सकता है, अच्छा खाना बनाने का कौशल, अच्छी अंग्रेजी लिखने का कौशल, समस्या समाधान करने का कौशल, जल्दी सीखने की क्षमता, लड़ाई करने का हुनर, टीम वर्क। ये सारी चीजें जिसके अंदर जो जो चीजें क्वालिटी हैं, तो क्या वो उसके काम में आ रही कि नहीं आ रही है। तो जैसे इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिसके अंदर भी ये सब क्वालिटीज होती हैं, आपने खुद देखा होगा कि वो कैसे आगे बढ़ते जाते हैं। जो आपके आसपास नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में अपने आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने व्यवसाय में नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो इसमें कोई भी क्वालिटी अगर उनके अंदर होती है तो उसका फायदा उठाकर वो कैसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो उनको देखकर आप मोटिवेट हो, आप भी समझे कि हाँ, अगर ये स्किल मेरे अंदर भी होती तो मैं भी आगे बढ़ सकता था। तो इन सब स्किल्स को नजरअंदाज नहीं करना है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, लड़ाई करने का ना, इसका यहाँ पे मतलब है समस्याओं से लड़ना, समस्याओं से लड़ना। कुछ लोग समस्या आने पर परेशान होते हैं और कुछ लोग उसको चुनौती समझते हैं। तो चुनौती को समझना उसे और उनके साथ लड़ना, ये है इसका मतलब। यहाँ लड़ाई करना मतलब फाइटिंग करना नहीं है, समस्याओं से लड़ना है। अब चलते हैं, समझते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो पहला पॉइंट था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है क्या। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो होती है वो क्या चीज होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को अगर हम संधि विच्छेद करें, मतलब उसको तोड़ें कई भागों में, तो देखेंगे पहला होता है एम्प्लॉय, यहां से लेके यहां तक, एम्प्लॉय यहां से लेके यहां तक, जिसका अर्थ क्या होता है, कोई नौकरी या तनख्वाह के बदले काम करना। एम्प्लॉय किसे कहते हैं, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। कर्मचारी किसे कहते हैं, जो किसी नौकरी या तनख्वाह के बदले कार्य करता है। दूसरा क्या लिखा है यहां से यहां तक, देखिए एबिलिटी, एबिलिटी यहां पर लिखा हुआ है। एबिलिटी का मतलब होता है किसी कार्य को अच्छी तरह से करने की समझ और कौशल। एबिलिटी मतलब एबल, किसी कार्य करने के लिए वो लायक है या नहीं, तो एबिलिटी उसी चीज को कहते हैं, किसी कार्य को अच्छी तरीके से करने की समझ और उसका कौशल। एक तो जो एम्प्लॉय है प्लस उसके अंदर कौशल भी है। और तीसरा क्या है, स्किल, तीसरा स्किल जो यहां पर लिखा हुआ है, न केवल किसी कार्य करने की समझ बल्कि उसे करके दिखाने का हुनर भी। बस कार्य करने की समझ होना एक अलग बात है और उसे करके दिखाना प्रैक्टिकली, दोनों अलग अलग बातें हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि हम तो कर तो लेंगे, लेकिन जब करने जाते हैं तो लगता है कितना कठिन काम है। जैसे खाना बनाना, लोगों को लगता है बहुत आसान काम है, लेकिन जब खाना बनाते हैं तब समझ में आता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। इसी तरह जो आपके अंदर एक तो एम्प्लॉयबिलिटी हो, एम्प्लॉय हो आप, आपके अंदर एबिलिटी, काम करने की समझ हो और उस काम को करके दिखाने की क्षमता हो, जब इन तीनों का हम मिश्रण करते हैं तब जाकर बनता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। मतलब बहुत बड़ी बात है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तीनों चीजों का मिश्रण कर देना तब जाकर एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बनता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब एम्प्लॉय प्लस एबिलिटी प्लस स्किल, जब इन तीनों चीजों का मिलन होता है तब बनता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक स्किल्स का समूह होता है जिससे हम सफलतापूर्वक अपने काम को करने में हमें मदद मिलती है। कोई भी कार्य अगर आपको आता है अच्छी तरीके से तो आप उसको सफलतापूर्वक आसानी से कर लेंगे।
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल न केवल हमारे काम के दौरान हमारी मदद करता है, बल्कि हमारे जो निजी जीवन होता है उसको भी बेहतर बनाने में सहायक होता है। जैसे ही आप कोई काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं, तो आप देखेंगे जो काम आदमी जो व्यक्ति व्यवस्थित होता है, उसका जो जीवन होता है, जो खान पान होता है, जो रहन सहन होता है, वो भी उसके कार्य के अनुसार ही होता है। अगर उसका कार्य अच्छे अच्छे दर्जे का है और साफ सफाई का है, तो उसका जीवन भी आप देखेंगे कि वो भी अच्छे दर्जे का होगा और साफ सफाई का होगा। वो हर कार्य में अपनी रुचि दिखाता होगा, उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए लिखा है फाइनेंशियल स्किल सीखने के लिए आपको जरूरतों के लिए अपने पैसे का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। जैसे आप कोई फाइनेंशियल स्किल सीख रहे हैं, उससे क्या होगा, आप अपना जो निजी पैसा है उसको कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में आप जानकारी सीख जाएंगे। फाइनेंशियल आप कंपनी में संभाल रहे हैं, लेकिन आपको उसका फायदा कहाँ मिल रहा है, अपने निजी जीवन में मिल रहा है। उसी तरह जो भी कार्य आप सीखते हैं उसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है आपके जीवन में भी पड़ता है। आपके अंदर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा, तो आपके आसपास रहने वाले पड़ोसी, आपके रिश्तेदार भी आपसे प्रभावित होंगे, आपके हुनर से प्रभावित होंगे। तो ये सब चीजें आपको हमेशा फायदा पहुंचाती हैं। कोई भी ज्ञान कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फायदा ही देगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड एक इसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं, जिसको जैसे आपको अपने तर्क के आधार पे, जिसकी आपको क्या सही लगता है, जरूरी नहीं कि जो आप बता रहे हो, जो आप कह रहे हो वो सही हो और जो नहीं नहीं बोल रहे हो सही ना हो। इसमें कोई भी काम प्रायोरिटी बेसिस पे होता है। जैसे कि इसमें पहला एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने कार की मरम्मत का व्यवसाय शुरू किया, आपने कोई कार रिपेयरिंग शोरूम खोल लिया है। अब आप अपनी सहायता के लिए, यहाँ पे अपनी सहायता के लिए आपने एक फुल टाइम एक एम्प्लॉय आपने हायर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक ऐसा एम्प्लॉय आ जाए जो मेरी मेरी काम में मदद कर सके। इसके लिए आप क्या करेंगे, इंटरव्यू लेने के लिए रिज्यूम मंगवाएंगे। आपने रिज्यूम मंगा लिया और आप कर्मचारी में से कौन से स्किल सेट की तलाश करेंगे। जैसे आपको कार का मरम्मत करना है, कार की रिपेयर करनी है, और आपको ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो आपकी मदद कर सके। तो अब आप रिज्यूम में उसके क्या क्या खोजेंगे, इसमें देखिए कई पॉइंट दिए हैं। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें आपको कौन कौन से जो स्किल है जो सबसे ज्यादा जरूरत है। तो पहला इसमें देखिए लिखा है कार की समस्याओं की पहचान करना आता हो। दूसरा, अपने घर को व्यवस्थित करते रखते हो। तीसरा, बिल बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना आता हो। कारों के खराब पुर्जों की मरम्मत करना और उन्हें बदलना आता हो। अच्छा संवाद कौशल और काम के प्रति ईमानदारी और समर्पण। तो सबसे बड़ी बात कि सबसे पहला जो उसका रिक्वायरमेंट है वो है कार की समस्याओं की पहचान करना उसे आता हो। जब वो पहचान ही नहीं कर पाएगा तो बनाएगा क्या। फिर दूसरा, कार के खराब पुर्जों की मरम्मत करना उसे बदलना आता हो। दूसरा, बिल, देखिए बिल बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बिल मालिक भी बना सकता है। ठीक है। तो पहले समस्या की कार की समस्याओं की पहचान करना आता हो, और दूसरा कार के अगर पहचान कर लिया तो उसमें जो खराब कल पुर्जे हैं उसकी मरम्मत कर दे, या फिर अगर वो गलत है तो उन्हें बदल दे। दूसरा, तीसरा क्या है, काम के प्रति ईमानदार होना। देखिए काम करने वाले जो संवाद कौशल उतना ज्यादा आवश्यक नहीं है, मतलब आवश्यक वो भी है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। जो पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ईमानदारी को देंगे। मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, कार की समस्याओं को पहचानने में पहला, दूसरा इसको देंगे, और तीसरा इसको देंगे। लेकिन देखिए तीनों अपनी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों स्किल इसके अंदर बहुत अच्छी है और लेकिन ये तीसरी ईमानदार नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है, तो भी उसे आप नौकरी से निकाल देंगे। कुछ दिनों बाद जैसे ही आप जानेंगे कि वो ईमानदार नहीं है, आप उसे नौकरी से बाहर निकाल देंगे। तो इन तीन, अगर होता उनकी कोई कर्मचारी हायर करता, तो ये तीन जो क्वालिटी है उसके अंदर जरूर सर्च करता है। संवाद, कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार जो है मैंने कस्टमर से ले ली, मैंने उसको जाके वर्कशॉप में दे दिया, वर्कशॉप में उसका काम है बनाना, उसको संवाद करने की आवश्यकता नहीं है कि वो किसी कस्टमर से डायरेक्ट संवाद करे। तो वहां पर बिना संवाद के भी काम चल सकता है। तो जो आपकी तीन प्रायोरिटी होंगी वो यही तीनों होंगी, 1 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। उसके बाद बाकी चीज अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं आपका काम और हल्का हो जाए, तो संवाद कौशल भी ले लीजिए, ताकि कस्टमर को आके वो खुद डील करे, आपको डील ना करना पड़े। उसके बाद सकीना सेल्स में काम करती है, प्रश्न नंबर 2।
सकीना, इसमें जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन एक ही आंसर सही, इसमें 3 आंसर भी सही हो सकते हैं। सकीना सेल्स में काम करती है, उसे नवीनतम पदार्थों के उत्पादों के बारे में जानकारी देने के लिए ग्राहकों को कॉल करना होता है। उसे क्या कहना है इस बारे में उसे स्पष्ट होना चाहिए। सकीना को किन कौशल की मदद मिलेगी। सकीना, जो सकीना है, अब उसे कॉल करना है, वो कॉल सेंटर में जॉब करती है, आपको पता है, आपके पास भी कॉल सेंटर की जॉब आती रहती है कि सर फलाना से क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, तो उनको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी होती है। आप पूछते हैं कि बताइए इसके में क्या क्या स्कीम है, तो आप उस स्कीम के बारे में वो बताना स्टार्ट करती है। अगर आपको लगता है कि वो आपको कन्विंस कर पाई, तो आप क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपसे संतुष्ट हैं, आप बताइए आपसे कब मुलाकात होगी, तो आप क्या उसके प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो वही काम सकीना यहाँ पर कर रही है। अब उसके लिए क्या क्या जरूरत है। डिजिटल साक्षरता, अच्छा संवाद कौशल, धन प्रबंधन और समय प्रबंधन। तो देखो, इसमें जो सबसे मोस्ट चीज है, जो सबसे पहली चीज है जिसको हमें ध्यान देना है, अच्छा संवाद कौशल। पहला, सकीना अगर सेल्स में काम करते तो सेल्स के लिए संवाद कौशल नंबर 1 पर आता है। अगर आपके पास संवाद कौशल ही नहीं है, तो आपने फोन लगाया और ढंग से बातचीत नहीं कर पाया, तुरंत फोन वहां से कट जाएगा, तो बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो आपके पास सबसे अच्छा संवाद कौशल होना चाहिए, तभी जाके आप अपनी बात स्पष्ट कह पाएंगे। यहाँ पर डिजिटल साक्षरता से कोई लेना देना नहीं, धन प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं, समय प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं, इसमें संवाद कौशल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, संवाद कौशल होगा। धन प्रबंधन का यहाँ पर कोई लेना, आपको कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है तो धन प्रबंधन का उसमें क्या लेना देना। अब इसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के महत्व के बारे में समझते हैं। आज के तेजी से बदलते समय में औरों से अलग होना जरूरी है, और एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, करियर को आगे बढ़ाने के लिए हमें 2 प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। जैसा लोग बदल रहे हैं ना, बताते हैं कि औरों से अलग होना, भीड़ से अलग होना जरूरी है, ताकि आपकी पहचान आसानी से हो सके। पहला क्या है, तकनीकी कौशल। उदाहरण के तौर पर सिलाई, बढ़ईगिरी, कारपेंटरी, ITI या प्लम्बिंग आदि। और दूसरा क्या है, रोजगार कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सॉफ्ट स्किल जो आपको अपने तकनीक कौशल को अच्छी तरीके से उपयोग करने और एक सफल करियर बनाने में मदद करेगी। जैसे आप बहुत बढ़िया कारीगर हैं, कार के मैकेनिक है, बहुत अच्छे मैकेनिक हैं, लेकिन आपने अपना खुद का व्यवसाय भी खोल लिया, आपने अपनी दुकान खोल ली, ठीक है, आप बहुत बढ़िया कार के मैकेनिक हैं, और कोई व्यक्ति आता है आपसे कार बनवाने, लेकिन आपके अंदर क्या है, बातचीत करने का हुनर नहीं है। आपके अंदर बातचीत करने का हुनर नहीं है, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी नहीं है, तो जब अगर आप इसको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या है, वो कस्टमर वापस चला जाएगा, क्योंकि आपके अंदर कार बनाने का हुनर है, लेकिन कार बातचीत करने का हुनर नहीं है। तो आपने ऊपर पहला आपके अंदर कौशल तो है, लेकिन दूसरा वाला आपके अंदर नहीं है, तो दोनों होना आवश्यक है। जब ये दोनों होंगे तब आप आगे की ओर जाएंगे। अगर ये दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक होगा, तो आप आगे नहीं जा सकते। इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कई तरीकों से आपकी मदद करती है। पहला क्या है, प्रोफेशनल माहौल में व्यवहार करने की सही जानकारी। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, गांव देहात में देखिए अलग माहौल होता है कि आप बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, आप राम राम बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो सामने कितना भी सीनियर आदमी हो, उससे हेलो सर या उससे हाथ मिलाते हैं और उनको सम्मान देते हैं। इस तरीके से हमें आगे रिएक्ट करना होता है। दूसरा, टीम के साथ कैसे काम करें और सहयोग करें। कंपनी में क्या होता है, कभी भी गाली गलौज शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। आप अपने गांव देहात में या कहीं शहरों में दोस्तों यारों के साथ थोड़ा रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के प्रोफेशनल माहौल में सही लैंग्वेज का, और दोस्तों के साथ अगर ग्रुप में भी बातचीत कर रहे हैं तो सही शब्दों का चुनाव करना पड़ता है। कुछ भी नहीं बोल देना होता है कि क्या फर्क पड़ता है। तीसरा क्या है, समस्याओं की पहचान और उसके समाधान करने में, कोई भी समस्या को पहचानने में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर आपके अंदर है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मैंने बताई ना, तीनों चीजें, एम्प्लॉय, एबिलिटी प्लस स्किल, अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर हैं, तो आपके अंदर समस्या की पहचान करना आ जाएगा और उसका समाधान करना आ जाएगा। जैसे कि आप अच्छे फिटर हैं और आपके घर में ही कोई समस्या आ गई,
जैसे आपको अपने घर में एसी फिट करना है, एक एसी फिट करने वाला आ गया और आप फिटर हैं, और आप एक खिड़की है लोहे की, तो आप क्या करेंगे? आप फिटर हैं तो आप समस्या तो आ गई कि वो फिट कैसे होगी खिड़की के अंदर, क्योंकि उसमें जाली लगी हुई है। तो आप फिटर हैं, आप तुरंत हेक्सा ब्लेड लाएंगे, इसकी माप लेंगे और उसके हिसाब से इसका यहाँ पर कट लगा देंगे। तो आपके अंदर स्किल है, आपने समस्या की पहचान की और उसका तुरंत समाधान कर दिया। अगर यही आप फिटर मतलब आपको हेक्सा चलाना नहीं आता, तो आप क्या करते हैं? वहां पर फंस जाते हैं, एक समस्या बन जाती है आपके लिए कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए आपको अलग से फिर एक कारीगर बुलाना पड़ता है, जो भी कार्य करते हैं उसको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया? समस्या को पहचाना, उसका खुद ही समाधान तुरंत कर लिया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये फायदा है आपके साथ काम के दौरान अच्छी तरह से संवाद करने में। जब भी आप जैसे अपनी बात किसी के सामने रखते हैं, तो उसको आप अच्छे लहजे में रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, ये भी मायने रखता है। डिजिटल साक्षरता हासिल करने में, जब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखेंगे तो आपको डिजिटल साक्षरता यानी कि कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए, मोबाइल चलाना आना चाहिए, सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि आप लोग, पता चला आपसे मोबाइल पे कोई कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आप स्मार्ट नहीं है तो उसका आप तुरंत जवाब नहीं दे पाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट है, तुरंत उसको स्कैन करके अपने सीनियर को भेजना है, तो अगर आपके अंदर इतनी जानकारी होगी तभी तो आप वो काम कर पाएंगे। तो डिजिटल साक्षरता भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए सही करियर पाथ का खोजने में। एक सही करियर का चुनाव करने के लिए अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आती है तो आपको पता होगा कि मुझे किस करियर में जाना है। मुझे कारपेंटर बनना है, मुझे मशीनिस्ट बनना है, मुझे ड्राइवर बनना है, जो भी आप इलेक्ट्रीशियन बनना है, आप चुनाव कर लेंगे आसानी से कि मुझे क्या पढ़ना है। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट, नौकरी पाने में। ये सारा काम तामझाम हम किस लिए कर रहे हैं? नौकरी के लिए। तो जब ये सारी तीनों चीजें हमारे पास होंगी तो हमें नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी। आसानी से डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करने में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिजिटल जो उपकरण होते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, इस सब चीजों की सही जानकारी आपको आसानी से उपयोग आप कर सके, ये आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के माध्यम से सीख सकते हैं। आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोलने में, ये देखिए बहुत बड़ी बात है, ये जो अंग्रेजी बोलने वाली बात है। आप देखे होंगे गांव देहात में बच्चे जो होते हैं उनकी अंग्रेजी बहुत खराब रहती है, लेकिन जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां से आप जब वापस आते हैं थोड़े दिनों के लिए गांव में, तो देखेंगे वो अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हैं। ये क्या होता है? माहौल का असर होता है, माहौल का असर होता है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, वो तकनीक सीख रहे होते हैं, डिजिटल जानकारियां ले रहे होते हैं और प्रोफेशनल लैंग्वेज में बातचीत कर रहे होते हैं। तो उसी माहौल में लगातार रहने से क्या होता है? अभ्यास होता है। आपको वो काम आप चाहते हैं या ना चाहते हो, तब भी आपको वो काम आपको डेली करना ही करना है। तो क्या होगा? आपके अंदर अंग्रेजी जो बोलने की क्षमता है, क्योंकि इंडस्ट्री में आधा काम अंग्रेजी में ही होता है। कोई भी टेक्निकल टर्म में बातचीत होती है, सीनियर से बातचीत होती है, तो उसमें थोड़ी बहुत अंग्रेजी का इस्तेमाल होता ही होता है। तो इससे क्या होता है? आप अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं, या पूरी तरह बोल नहीं पाएंगे तो समझना आसानी से सीख जाएंगे। तो इससे क्या होगा? आत्मविश्वास आपका बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंट रहने में, जब आपको कोई चीज अच्छी तरह से आती है, आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, तो आप उसके बारे में हमेशा क्या रहेंगे? कॉन्फिडेंट रहेंगे। जैसे क्लासरूम में जब टीचर कोई बच्चे, ढेर सारे बच्चे बैठे हैं और टीचर कोई सवाल पूछता है और उसका ये कहना होता है जिससे पूछूंगा वही बताएगा। तो जब सवाल पूछता तो जिस बच्चे को सवाल का आंसर पता होता है उनके चेहरे पे अलग ही भाव बना रहता है, एकदम वो कॉन्फिडेंट रूप से बैठे होते हैं। और जिस बच्चे को सवाल का जवाब नहीं पता होता वो मुंह छुपाते हुए नजर आते हैं। तो यही फर्क होता है, जब आपको जानकारी और स्किल दोनों होगी तो आप एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे हमेशा। कार्यस्थल पर खुद को अच्छे से पेश करने में, कोई भी कार्य जो निर्धारित तरीका है उसको उसी प्रकार से करना। जब अगर आप स्किल्ड आदमी हैं, आपने अच्छे तरीके से किसी काम को सीखा है, तो किस चीज को, हेक्सा को किस तरीके से चलाना है, छैनी को किस तरीके से चलाना है, किसी भी उपकरण का सही उपयोग क्या है, उसको उसका रखरखाव क्या है, उस कार्य को सही तरीके से करेंगे तो जो दूसरे लोग भी देखेंगे तो देखकर आपसे प्रभावित होते हैं कि इस आदमी का काम करने का तरीका बहुत ही बेहतर है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन सभी पैटर्न्स पे आपको खरा उतारती है।
है ना। आप किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी जब इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई भी इंटरव्यू जब देने जाते हैं ना, तो यहाँ पर दो ही चीज देखी जाती है। एक तो आपका स्किल और दूसरा आपका कम्युनिकेशन, संवाद, कम्युनिकेशन। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉय एबिलिटी और स्किल, यही चीजें इसी आधार पर ही तय किया जाता है कि आपको नौकरी देनी है कि नहीं देनी है। अगर देनी है तो ये तीनों चीजें खोजेगा। अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। अगर ये तीनों चीजों में से कुछ चीजें मिसिंग है तो फिर वो निर्णय करते हैं कि रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। लेकिन अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर हैं तब आपका कोई माइकलाल नहीं हो सकता, आपको नौकरी मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि उनको जो चाहिए वो आपके अंदर है। यही तो नौकरी होती है। जैसे आप क्या करते हैं, आपके घर में जब कोई कार्य होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मिस्त्री या लेबर चाहिए होता है, तो आप क्या करते हैं, वो चीज देखते हैं कि वो आदमी वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, जिस काम के लिए आप आए हैं बाहर उसे खोजने। अगर वो काम आदमी कर सकता है तो आप उसे रख लेंगे, और लगता है कि ये लेबर आज अच्छा काम नहीं कर रहा है तो अगले दिन आप क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, अगले दिन दूसरा लेबर लेके चले आते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो काम के प्रति ईमानदार नहीं है या काम को अच्छे तरीके से उसे करना नहीं आता है। इसीलिए इन तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये चीजें अगर आपके अंदर भी होंगी तो आपको कभी कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। अब उपयुक्त जो मैंने भी आपको पढ़ाया है उसके आधार पर देखिए अब क्या करना है। यहाँ पर देखिएगा अभ्यास कार्य दिया हुआ है। अभ्यास कार्य में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अभ्यास कार्य दिया हुआ है। इसमें क्या करना है कि 5 लोगों का ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के बाद आपको क्या करना है कि किसी एक कंपनी के बारे में सोचिए कि हम लोग पांचों मिलकर कंपनी खोलते हैं। ठीक है, 5 ग्रुप बनाएंगे और सभी ग्रुप अपनी अपनी एक कंपनी, मतलब आपको इमेजिन करना है, केवल खोलना नहीं है, इमेजिन करना है कि मैं आईटी की कंपनी खोलता हूँ, कोई कहता नहीं मैं रिटेल की, कोई कहता नहीं मैं वेल्डिंग की दुकान खोलता हूँ। सब अलग अलग काम करने की चीजें खोलते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि जब मैं कंपनी खोलूंगा तो जो कर्मचारी होंगे, 10 कौशल बताएं जो उस कर्मचारी में आपको अंदर क्या क्या कौशल चाहिए। आप कर्मचारी हायर करेंगे तो उस कर्मचारी के अंदर क्या क्या स्किल होना चाहिए वो आप इसमें नोट करेंगे। तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे, जब इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर कैसे कैसे किस किस तरीकों से इस्तेमाल हो रहा है। मुझे जब कौशल की जरूरत पड़ेगी तो वो चीज उसको आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। जैसे आपको क्या क्या, एक कंपनी खोल रहे हैं तो सबसे पहले आपको कर्मचारी चाहिए जो मशीन पे काम कर सके, फिर एक ऐसा आदमी चाहिए होगा जो कंप्यूटर पे काम कर सके, फिर ऐसे अगर ढेर सारे अगर आपके पास कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको खाने पीने की व्यवस्था देने के लिए उनको एक कैंटीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे वैसे वैसे दायरा बढ़ता जाएगा। अब आगे देखते हैं कि सेल्फ लर्नर ग्रोथ, जो माइंड का ग्रोथ है वो कैसे हम विकसित कर सकते हैं। स्वयं सीखना हम जीवन भर कर सकते हैं। जो स्वयं सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन भर चलती रहती है। आदमी अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अब आप जो खुद से सीखते हैं उसी को हम बोलते हैं सेल्फ लर्नर, उसको बोलते हैं सेल्फ लर्नर। हम सोचते हैं कि हमें कुछ नया सीखने के लिए शिक्षकों की जरूरत है, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, लेकिन ऐसा नहीं है, आप खुद से भी सीख सकते हैं। अब सेल्फ लर्निंग बनने के लिए आपको क्या सोचना चाहिए, किस प्रकार से माइंड सेट रखना चाहिए, क्या सीखना है, क्यों सीखना है, कैसे सीखना है, कब सीखना है, कितनी तेजी से सीखना है, और खुद को टेस्ट करना है। मतलब ये सेल्फ लर्नर की प्रक्रिया है, क्या सीखना है, क्यों सीखना है, कैसे सीखना है और कितनी तेजी से सीखना है, और सीखने के बाद अपना टेस्ट भी लेना है कि हम कितना सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं। सेल्फ लर्नर कौन होते हैं? जिन्हें विश्वास है कि वह सीख सकते हैं, जिन्हें जिज्ञासु होते हैं, जो क्यूरियस, जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, पहला कदम बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, स्वतंत्र रूप से जानकारी खोजते हैं, जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और टाइम मैनेजमेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं सेल्फ लर्नर। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? एक विकासशील मानसिकता एक स्थिर मानसिकता के विपरीत है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा बढ़ने, बदलने और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। एक स्थिर मानसिकता वाले व्यक्ति अड़ियल होते हैं, वे आसानी से नहीं बदल सकते हैं, नए विचारों को अपनाकर खुद को बेहतर नहीं होने देते।
अब जैसे विकासशील, जो ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी, वो कैसे सोचता है, मैं यह कर सकता हूं, गलतियां होना आम बात है, मैं अपनी गलती से सीखूंगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। और जो स्थिर मानसिकता वाला होता है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। गलती होने का मतलब फेल होना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोग, कितने ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं जिन्होंने फेल होने के बाद सफलता प्राप्त की है। आदमी फेल होके तो सीख पाता है कि हाँ, ये काम मुझे अब नहीं करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम नहीं अब करना है? जितने भी सक्सेसफुल पर्सन बने हैं ना, वो फेल होकर ही सक्सेसफुल बने हैं, चाहे वो कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो। मोहम्मद गोरी को ही देख लीजिए, उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण, तब जाकर वो जीत पाया। अगर 16 बार में भी उसकी, देखिए, उसका मनोबल नहीं टूटा, उसको पता था कि नहीं मुझे जीत मिलेगी। वो हर बार यह खोजता था कि मुझे इस बार हार क्यों मिली। तो उसने क्या किया, 17वीं बार में पृथ्वीराज चौहान के जो उसका खास आदमी था, चंद्र बरदाई, उसको अपनी तरफ मिला लिया और उसने विभीषण का काम किया, और जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी जीत गया। तो उसके अंदर जीतने की भूख थी कि हाँ, मुझे जीतना है। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, वो क्या सोचते हैं, मैं ये नई चीजें सीख सकता हूं। और जो नहीं सोचते, वो ऐसा सोचते, अगर मैं फेल हुआ तो हर बार फेल हो जाऊंगा, मुझे खुद को बेहतर बनाने में खुशी मिलती है, मुझे मेहनत करने में दिक्कत होती है, मुझे बदलाव पसंद नहीं है कुछ। और जो अच्छे लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हाँ, मुझसे गलती हुई तो है, लेकिन मैं आगे यह मानने को भी तैयार हूं और बदलाव लाकर रहूंगा। अब देखिए, गतिविधि, जो एक्टिविटी टाइम है, उसका समय आ गया है। मैं एक उत्सुक व्यक्ति हूं, आप उस चीज पर टिक लगाएं जिससे आप सहमत है। देखिए, मैं तो एक उत्सुक व्यक्ति हूं, मैं जिन चीजों के बारे में जानना चाहता हूं उसके बारे में गूगल सर्च जरूर करता हूं, ये मेरे अंदर है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं उसके अकॉर्डिंग ही चिन्ह लगा रहा हूं। मेरा मानना है कि बार बार अभ्यास करने से खुद में सुधार कर सकता हूं, ये भी मैं मानता हूं। मेरा मानना है कि असफलताएं हमें सिखाती हैं, सही बात है। मैं चुनौतियों को स्वीकार करता हूं। जब मैं दूसरों को सफल होते देखता हूं तो मुझे ये प्रेरित या इंस्पायर करता है, ये एकदम मेरे साथ होता है। मुझे तो कचोट जाता है कि मैं क्यों नहीं कर पाता। मेरा मानना है कि फीडबैक मिलना एक सीखने का एक अवसर है, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने इन सभी बातों से सहमत हूं। हमें नई चीजों को सीखने में समय बर्बाद नहीं करना, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि कौशल ईश्वर की देन है होती है, इसे अलग से सीखा नहीं जा सकता समय के साथ, ये एकदम गलत बात है। मुझे कुछ भी ऐसा नया सीखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिससे मैं असफल हो जाऊं, ये भी गलत बात है। मैं दूसरों की सफलता से असुरक्षित अनुभव करता हूं। देखिए, ये ह्यूमन नेचर होता है, ये कभी कभी मेरे साथ होता है, लेकिन जनरली जब मैं पॉजिटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव सोच का इंसान हूं, इसलिए ये भी, इसको भी मैं नकारता हूं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे किसी भी से फीडबैक लेने की आवश्यकता नहीं है, फीडबैक लेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, ये भी गलत बात है। तो टेबल 1, इसको मैं पूरी तरीके से अपनाता हूं। तो आज मैंने क्या क्या सीखा है, यदि आपने इस विषय को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो टिक लगाएं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कई स्किल का एक समूह है जिससे हमें सफलतापूर्वक अपने काम करने में मदद मिलती है। क्या है, सही है? बहुत से सुपरवाइजर नौकरी खोज रहे व्यक्ति के तकनीकी कौशल के अलावा अन्य कौशलों के आधार पर अंतिम निर्णय लेते हैं, एकदम सही बात है। सेल्फ लर्निंग कौशल और विकासशील मानसिकता होने से आपको जीवन सीखने और करियर में आगे बढ़ने के लिए अवसर प्राप्त करती है, एकदम सही बात है। सेल्फ लर्नर बनने के लिए विकासशील ग्रोथ माइंडसेट की आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है, और ये भी सही है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, कई स्किल का एक समूह होता है जिससे हमें सफलतापूर्वक अपने काम करने में मदद मिलती है। ये चारों चीजें आपके अंदर हम लोगों ने आज समझ ली हैं, सीख भी लिया है और समझ भी लिया है। तो आशा करता हूं कि आपको भी ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या चीज होती है और हमें कैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और पढ़ने में भी आनंद आ रहा होगा, क्योंकि ये चैप्टर क्या है कि लॉजिकल है, इसमें कोई मैथ नहीं है, कोई साइंस नहीं है। इसमें केवल आपको अपने दिल से सोचना है कि हाँ, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो अपनी स्टडी है अपने आप को उस तरीके से तैयार कीजिए ताकि आप भी इंडस्ट्री में आगे अपने आप को उस लायक बना सके। तो आज का जो चैप्टर है रोजगार कौशल का महत्व, हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, बाय बाय।